जिन्होंने 20 से लेकर 60 विकेट्स के बीच में लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉलर्स हैं 60 से ऊपर विकेट्स लिए हैं, 60 to 100। तो टोटल हमने जितने भी बॉलर्स हैं, अब ये टोटल बॉलर्स हैं, इनको काउंट कर लेंगे कि कितने बॉलर्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी को टोटल काउंट कर लेंगे, टोटल कितने बॉलर्स के बीच में सर्वे किया गया है। और कुछ तो ऐसे भी बॉलर्स हैं जिन्होंने 350 to 450 तक के बोल्ड किए हैं या इतने सारे विकेट्स लिए हैं। सो इसका हमें मीन निकालना है। अगर मैं कोई बॉलर रैंडमली चूज़ करता हूँ तो उस बॉलर ने कितने विकेट अपने टोटल लाइफ टाइम में अपने कैरियर में लिए होंगे। ये उसके कैरियर में लिए गए विकेट हैं, जितना उसका कैरियर है। तो ये हमें देखना है ना। इसका चार्ट बना लें ना। तो नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ बॉलर्स, नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं 20 to 60। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगता है क्योंकि इसमें 40-40 का इंटरवल है। यूनिफॉर्म भी नहीं लगता है क्योंकि 100-150 है, तो यहाँ पर 50 का गैप हो गया ना। 150 to 250 एंड 250 to 350 एंड 350। लास्ट वाले दो में तो 100 का गैप है, इतने इतने विकेट का। तो नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं 7, 5, 16। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूनिफॉर्म क्लास है कि नॉन यूनिफॉर्म क्लास है। 12, 2 और 3। तो ये जो नंबर ऑफ बॉलर्स हैं ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम इसमें क्लास मार्क निकाल लें। क्लास मार्क को XI कहते हैं। तो 20 + 60/2 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करके बाई 2 करो तो पता चल जाएगा। सो दैट इज़ 40। इन दोनों, हाँ इन दोनों को ऐड करो 80। 250 हैं तो कितना करोगे 125। और यहाँ कितने आ जाएंगे 400 तो 200। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 600 तो 300। और इसमें कितना आ जाए, कंटिन्यूअस है लेकिन गैप अलग अलग है ना। यहाँ 50 का गैप है, यहाँ 100 का गैप है, यहाँ 100 का, यहाँ 100 का। तो ऐसा थोड़ी 40-48 करोगे जब गैप नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म क्लास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब ऐसे इन दोनों को ऐड करो तो 800 है, 800/2 करो तो 400 आ गया। ये चीज़ हो गई। अब आपको इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है क्योंकि स्टेप डेविएशन तो आपके कोर्स में है नहीं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कुछ आसान पड़े तो कर लो। इसी को A मान लो। अब इसको A मान लिया तो A मानने के बाद अब आप D निकालो। D क्या होता है? क्या डेटा माइनस एज्यूम्ड मीन कि और कुछ होता है? आपको मर्जी है। मैं 125 को मान के दिखा देता हूँ, आंसर थोड़ी ना बदलता है। आपको पता नहीं करना है, बस बीच में किसी को इसको मान लो, एक किसी को मान लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में से बस किसी को भी मान लेते हैं। उससे कुछ पता नहीं है, इसे ऐसे मान लो। अभी इससे करके भी दिखा देंगे, वही आंसर आएगा। एक डेसिमल और एक डिजिट का भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले इससे कर लो फिर हम इससे कर लेंगे। तो बुक तो और कोई मेथड ले रही है वो ठीक है। एज्यूम्ड मीन मानती है क्या बुक? 200 माना है। चलो हमने 200 मान लिया। तो 200 मान लिया तो अब बताओ DI क्या आएगा? 40 - 200 कितना होता है? 160। 80 - 200 क्या होता है? 120। 125 - 200 क्या होता है?
-75, 200 - 200, 300 - 200, 400 - 200, ये सब कर लिया। अब जब ये आ गया है तो अब हमें क्या निकाल लेना चाहिए? क्या DIFI निकाल लेना चाहिए? सो लेट अस फाइंड आउट DIFI। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 16 7 जा, ये आ गया 112, 12 5 जा 60, 75 है तो 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 और प्लस 8 120, ये आ गया, वो भी निगेटिव में आया। अब ये 0 आ गया, 200 आ गया, 600 आ गया, 800 तो मेरा प्लस का है और साथ ही साथ 800 हमारा प्लस का हो गया और माइनस का कितना है 1800। ठीक है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। दैट इज़ 1200, 600 और 1120, तो 2920, तो 2920। तो इससे कितना आ गया सिग्मा DIFI? दैट इज़, अब इसमें से 800 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? क्या 2120। सो सिग्मा DIFI कितना आ गया? 2120। वो भी पॉजिटिव का आया या निगेटिव का? बताएं, क्योंकि माइनस डोमिनेट कर रहा था तो ये माइनस का आया। ये चीज़ जो फालतू की चीज़ है नीचे की हटा दो। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ 1200। ये तो खैर रफ वर्क है। अब ज़रा देखो, -2120 आ गया। नाउ कितने बॉलर्स हैं, सिग्मा FI का पता करो। तो 7 + 5 12, 12 + 8 12 + 6 18 + 2 20, 25 का 5 तो 2 आया, तो 45 बॉलर्स हो गए। अच्छा, मीन का क्या फार्मूला होता है बताओ? मीन का फार्मूला जो हम डेविएशन निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमारा मेथड कौन सा है? क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन कर रहे हैं बस। तो दैट इज़ एज्यूम्ड मीन और प्लस दैट इज़ मीन ऑफ द डेविएशन, सिग्मा DIFI अपॉन सिग्मा FI। इसको कहते हैं D बार। इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं? कि मीन ऑफ द डेविएशन। चलो कोई बात नहीं। सो हमने एज्यूम्ड मीन 200 माना था और ये कितना आया? और 45 ये है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 45, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई करने से क्या 9000 और -2120, तो कितना हो जाएगा? 9000 में से 2120 अलग से भी करके सब्ट्रैक्ट कर दे सकते थे। तो ये 9 में से बन गया 8 और 8 में से 2 गया 6, तो 6880 बाई 45। 5 से कट कर दो, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 38, तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। अब 9 से तो ये कट नहीं होगा, इसको 1376। सो 9 1, हाँ क्या चीज़? ये चीज़ हो गई, 1 आ गया। तो अब नहीं कट होगा ना, तो 47, तो 9 5 जा 45, तो 2 बचा 26, तो 9 2 जा 18, तो 8 डेसिमल लगा दीजिए, तो 9 8 जा 72, फिर 8 बच गया, तो 9 8 जा 72। तो
तो 152.888 आया, 152.88 आ रहा है, और एक और 8 आ जाएगा क्योंकि वो इससे चलता रहेगा। तो उसको इस तरीके से दिया है 152.89, इसको अप्रॉक्सीमेटेड कर दिया है। यानी अगर किसी एक बॉलर को मैं चुनूं तो उसने अपने कैरियर में 152 विकेट लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ। रेंडमली किसी को चुना है तो ये मान, किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कितने लिए हैं, तो इतना तो मान सकता हूँ कि 150 तो लिए ही होंगे। ये है। बोलो बात समझ में आ गई? इंदू समझ में आई? थोड़ा लेट ज्वाइन की थी कि नहीं समझ में आई? नाउ सबका हमने क्लास मार्क निकाल लिया, एक एज्यूम्ड मीन ले ली, एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस ले लिया, और फिर जो डी आई आया उस डी आई के साथ हमने क्या किया, डी आई एफ आई कर दिया, बस उसी से। तो सारे सवाल में यही तो मास्टर फार्मूला है। अगर ये आपने यूज़ कर लिया तो आपके स्टेटिस्टिक्स 8 नंबर की आती, ज़्यादातर सवाल आ जाएंगे आपके। यही है, बस करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था क्या एक्सरसाइज का, कि अभी नहीं किया है? अच्छा, एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट एंड सेकंड हो गया है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस, मीन दे दिया पहले से, कह रहा है मीन है 18 रुपीज़ और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो डेली पॉकेट अलाउंस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जा सकता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 11 से 13 रुपीज़ 7 बच्चों को मिलता है, जबकि 18 मीन है। हम किसी बच्चे को पकड़ें तो ये मान सकते हैं कि उसके पॉकेट में 18 रुपये होंगे, और 13 to 15 रुपीज़, सो ऐसा 6 बच्चों को मिलता है। टोटल उस लोकेलिटी में जितने नीचे बच्चे हैं, दिए भी नहीं कि कितने बच्चे हैं, ये भी नहीं दिया है। और 15 to 17 ये 9 बच्चों को मिलता है, दैट इज़ 17 से 19 रुपी 13 बच्चों को मिलता है, जबकि 19 से 21 रुपी भी मिलता है, दैट इज़ एफ बच्चों को, दैट इज़ अननोन। 21 to 23 रुपीज़ 5 बच्चों को मिलता है, और 23 to 25 ऐसा 4 बच्चों को मिलता है। सो अगर हम देखें तो सिग्मा एफ आई कितना हुआ, टोटल कितने बच्चे हैं लोकेलिटी में, ज़रा काउंट करो। सो 13, बोलो 44 प्लस एफ, चलिए ठीक है 44 प्लस एफ बच्चे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका क्लास मार्क निकालेंगे, बिना उसके हो ही नहीं पाएगा, और डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो फिर ज़्यादा कंप्यूटेशन हो जाएगा। तो 11 प्लस 13 कितना हुआ, 24/2, तो 12। अच्छा, सब में 2 का फ़र्क है, तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। 16, 18, 20, 22 और 24। नाउ अब जब हमारे पास एक्स आई आ गया है और एफ आई है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें, और प्रोडक्ट करके जस्ट डायरेक्ट मेथड से हम इनकी मीन निकालें। मीन पहले से ही दे रखी है। सो एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई, तो 12 7 जा 84, 84 16 9 144, 144। अब 13 8 जा 13 8 6 13 8 104, 4 आया 10 आ गया,
13 एकम 13 तो 23। नाउ 20F 110 को 16 4 दूनी 8 96 ये चीज़ आ गई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना आ गया? सिग्मा एक्स आई एफ आई तो 7 बोलो 762 प्लस 20F ना 52। ओके 752 752 प्लस 20F क्योंकि इस 20 को कहीं नहीं जोड़ना है, डिजिट डिजिट जोड़ना है, ये हिट्रोजीनियस टर्म है। अब प्लस 20F ये चीज़ आ गई। नाउ दिस इज द सिग्मा एक्स आई एफ आई। हाउ एवर द फार्मूला इज, जबकि फार्मूला क्या है कि एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये 18 दिया हुआ है, यह है 752 प्लस 20F और नीचे दिया है 44 प्लस F। तो 44 प्लस F को 18 में मल्टीप्लाई करो। 18 40 अच्छा तो 752 प्लस 20F दैट इज 792 प्लस 18F इट इज़ 752 प्लस 20F। जहाँ F है वहाँ F ले जाओ तो बोलो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसी का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है 18 to F। तो अब ये देखो 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20F। F को उधर ले जाओ तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 और उधर 2F तो F कितना हो जाएगा 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20। यानी 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 19 से लेकर 21 रुपीज़ तक का जेब खर्च मिलता है। तो ये है, जबकि 18 रुपीज़ एवरेज जेब खर्च है। ओके सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 21। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज 4th क्वेश्चन। जस्ट होल्ड। ओके अनीशा पेपर ठीक हो गए? और किसका क्या बोलो 21 फ्रीक्वेंसी 21 है बताओ। हाँ हाँ तो 20 है 21 कैसे हो जाएगी? अब देखो
30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाई ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। तो हार्ट बीट 78 एक आइडियल होती है, तो पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज बिलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हार्ट जो है कम पंपिंग कर रहा है या नंबर ऑफ टाइम्स कम है, तो कुछ ब्लड अगर थिकर है तो भी ऐसा कर सकता है। और किसी किसी में हार्ट बीट ज़्यादा है, कभी बीपी ज़्यादा है तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। तो देयर आर लो ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन का केस है। तो 65 to 68 हाइपोटेंशन है और 83 to 86 ये हाइपरटेंशन है। जब लो हार्ट बीट रहेगी तो ब्लड सब जगह नहीं पहुंचेगा और आदमी रास्ते में चक्कर खा खा के गिरेगा, इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है कि पसीने आते हैं, थकान आती है, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। देयर आर अदर सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर में, सर दर्द भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाउएवर दीज आर द रेट्स ऑफ हार्ट बीट। नाउ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। that is 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, ये तो यूनिफॉर्म ही चल रहा है। 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 एंड 83 to 86, ये सारी चीज़ें। जबकि नंबर ऑफ वुमेन्स जिनका जांच किया गया, हु वर इंस्पेक्टेड, सो 2438742, 2438742। तो अब हमें इसका क्लास मार्क निकाल लेना चाहिए, क्योंकि क्लास मार्क के बिना तो हम डायरेक्ट मेथड भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन तो छोड़िए, तो क्लास मार्क की तो ज़रूरत है ही है, सारे सवालों में ज़रूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट वी विल फाइंड क्लास मार्क। यानी जो दो लेडीज़ हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी मानी जाए, 65 की 68 किसके ठीक बीच की, तो हम इसके ठीक बीच की मान लेते हैं। तो 65 + 68/2 करो, तो ये क्लास मार्क माना जाएगा। ये क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट क्लास माना जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 133/2, 66.5, ये सही है। तो 66.5 में अब 3 जोड़ते जाओ तो कितना होगा, 75.5 और इसके बाद 78.5 और इसके बाद 81.5 और साथ में 3 जोड़ा है। ये तो गड़बड़ हो गया कहीं पे, क्योंकि हमने फिर से देखते हैं, 3 जोड़ा, 3 3 3 3 यानी जोड़ा, तो इस तरीके से 84। अब सीजन बताओ एज्यूम्ड मीन में किसे मानो, जिसे कहोगे उसको मान लूँगा। चलो मान लिया, तो हमने ये एज्यूम्ड मीन मान लिया है। नाउ यू टेल अबाउट DI, जो कि XI - A है। आप सबकी वैल्यू मुझे बताते जाइए एक एक करके। ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ अच्छा, बाद में लगा दोगे माइनस, ठीक है करो। फिर -6, 3 जोड़ते जाओ, ये चीज़ हो गया। अब जबकि DI आ चुका है तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए,
DIFI निकालना चाहिए। UI से करना चाहते हो, कर लो, ठीक है। तो UI अगर निकालना चाहते हो तो UI क्या होता है कि DI में H का डिवीजन, इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहेंगे अगर ऐसा करते हो तो सब में कितने का क्लास साइज है बताओ, सब में कॉमन क्या है ये देखो, कॉमन क्या है, तो 3 से सब में डिवाइड करो, वही H है, वही तो क्लास साइज है। तो -3 -2 -1 0 और 1 2 3। तो अब मान लो मैंने UI निकाल लिया, तो अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, UI HI, ठीक है। तो UI HI कर लें। अब मैं दोनों तरफ से करा सकता हूँ, एक मेरे पास DI है तो कुछ लोग जो है DIFI से कर लें और कुछ लोग UIFI से कर लें, क्योंकि दोनों से आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई करो 2 में तो -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का -3 में, 4 का -2 में, -8, 3 का -1 में, 8 का 0 में, 7 का 1 में, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। तो ये 7 1 जा 7 आ गया, 7 आ गया। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 6 21 हुआ और ऊपर कितना हुआ 14 + 3, सो दिस इज 14 + 3 17। तो ये हुआ माइनस का 17 और प्लस का कितना हुआ 15 6 21, तो 20, तो प्लस का 21 और माइनस का 8 17, 8 6 14 3 17, तो ये 17, तो ये निगेटिव का आ गया, तो +4 आ गया। तो सिग्मा UIFI कितना आ गया +4। लेकिन हम इससे भी कर लेंगे, लेकिन जिनके मन में DI से करने का विचार है तो वो एक अलग से कॉलम बना लें। तो वो एक कॉलम क्या बना लें यहाँ पर नीचे, दैट इज़ DIFI का कॉलम बना लें। तो दोनों से करेंगे, देखें क्या अंतर पड़ता है। तो DI कितना है -9, 2 का करो ज़रा, क्या -18, -6 का 4 से करो, -24, -3 का -9 और ज़रा करें, 0 का 8 से 0, 3 7 जा 21 और 6 4 जा 24 और 9 2 जा 18। तो इससे क्या चीज़ आएगी, क्या सिग्मा DIFI आएगा, वो भी देखो। इन तीनों को जोड़ो ज़रा क्या आता है, तो 8 4 12 13, इतनी जल्दी कैसे जोड़ लेते हो तुम, मतलब ये काट दिए, अच्छा सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो, ये दोनों तो कट जाते हैं, ये भी कट गए, इन दोनों से निकाल लिया, तो इन दोनों से अब 12 आ गया ना, ये सही है, तो 12 आ गया, ये चीज़ है। अब दो मेथड हम लगाते हैं, एक तो पहला मेथड है x बार इज़ एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा DIFI अपॉन सिग्मा FI। तो टोटल कितनी वुमेन एग्जामिन की गई ये लिखा नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा FI 30 लिखा है, हाँ ठीक है, 30 लिखा है। सो दैट इज एज्यूम्ड मीन सीजन ने 75.5 आना था, तो दैट इज 75.5 और प्लस, तो 75.5 ये हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 12 आई और टोटल 30 है, ठीक है। तो इससे आसानी से किया जा सकता है, अगर हम 3 से कट करें तो 3 4 जा 12 और ये 10 हो गया, प्लस 0.4 तो 75.9 आ गया। यानी हार्ट बीट लगभग आइडियल है, जो आइडियल 78 का रेट है उससे थोड़ी सी कम है लेडीज़ की। तो ये स्थिति आई है। ये तो हमारा जो मेथड है, इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन
मेथड, ठीक है, इसको कहते हैं मानक विचलन विधि। अब दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन में हमने यू आई निकाला है। तो अब जरा देखो इसमें क्या होगा, बाई स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ ख़ास नहीं है, उसमें डिवाइड कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स बार इज इक्वल टू ए तो है ही है, तो सिग्मा यू आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, और जिससे डिवाइड किया था 3 से डिवाइड किया था, तो अब इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 ही क्लास साइज है, तो उससे क्या है कि आपका रिस्टोर हो जाता है। पहले क्वेश्चन में 435 आया था, हमने करके दिखाया था, वही चीज़ आती है 29 में, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, जो 9 का डिफरेंस था तो आ गया था। अब देखो इस 75.5 है। अब बताओ सिग्मा यू आई एफ आई कितना आया था, याद है तो बताओ, नहीं तो देखो यहाँ से 4 आया था, तो 4 लिखो। अब देखो 4 लिखोगे और नीचे लिखोगे 30, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या 3 से, क्या फिर से वही 12 आ जाएगा जो यहाँ 12 आया है, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता नहीं, वही 12 आएगा। जाएगा कहाँ, पहले डिवाइड कर दिया बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने काम को सरल करने के लिए बस ऐसा करते हैं। तो 7 एच का मतलब होता है कि क्लास साइज जो होती है वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल में देख लो, तो अब जैसे यहाँ पर देखो कि अपर लिमिट 68 है और माइनस 65 कर दो तो ये 3 आ गया, दैट इज़ 68 माइनस 65। ऐसे हर एक में कर सकते हो। अगर मान लो एच सब में यूनिफॉर्म है क्लास साइज, तभी एच की वैल्यू है, एच वैलिड है, और नहीं तो अदरवाइज एच का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये देखो 4 3 जा कितना आ गया, 12/30। अगर 4 से इसे डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 से ना करो 3 से करो, तो 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, सो 75.5 और प्लस 0.4 तो 75.9। बोलो दोनों मेथड समझ में आ गए। यानी मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर ए रैंडमली चूजन वुमेन इज दिस, मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स फॉर randomly chosen woman is 75.9 per minute। अब देखिए 5th क्वेश्चन देखें। 5th क्वेश्चन में दिया गया है कि in a retail market, fruit vendors are selling mangoes kept in a packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. बॉक्स में वेट के हिसाब से भरा जाता है, तो कुछ मैंगो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज, किसी में 50 to 52 पाए गए किसी पेटी में, और किसी में 53, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है। 53 to 55 है, और 56 to 58 है। डिसकंटिन्यूअस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप कंटिन्यूअस जब तक नहीं बना लोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो सवाल हमेशा गलत ही होगा। इसमें बोथ लिमिट इंक्लूडेड है। आप इसमें ये मत सोचना कि 55.5 मैंगो कहाँ होते हैं, ऐसा क्यों आप करवा रहे हो, 55 या 56 ही होते हैं तो सही ही है,
ऐसा कुछ मत है, उसे कंटिन्यूअस बनाना ही पड़ेगा आपको। 59 to 61 एंड 62 to 64। तो जस्टिफाइड तो यही है कि भाई ठीक है चलो 51 ये सब इसमें आ गए, 50 51 52 मैंगो हैं तो इसमें आ गए। और ये है तो इंटरवल, क्लास इंटरवल, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। 52 के आगे 53 आ गया, ये जो अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए, लेकिन 52 से 53 के बीच का गैप है, तो इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ मतलब ये ग्रुप्ड है, ग्रुप देख लेते हैं कि मीन निकालने पर, क्योंकि क्लास मार्क मिडिल में आ जाएगा कि थोड़ा डेविएट करेगा, वही आ जाएगा क्लास। हाँ दोनों में तो सेम आ जाएगा, तो ऐसी बात तो है। तो ऐसी स्थिति में किया तो जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ मीन मेथड से किया जा सकता है। यू कैन डू इट, क्योंकि जो बुक है वो 1-2 नेट अलाउ कर रहे हैं ऐसा करने में। सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दिस मेथड। इस केस में आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कर सकते हो, मोड और मीडियन में ये नहीं लागू होगा। तो नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैं इनकी बात बता रहा हूँ सीजन क्या कहना चाहते हैं, तो फिर जिससे सबको समझ में आ जाए कि क्या इनका वो लॉजिक है। तो नंबर ऑफ बॉक्स क्या है, 15, 110 और 135 और 115 और 25। देखो ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए 50 है और ये 52 है, और 52 के बाद 50 से 52 तो एक क्लास है हमारी, 50 से 52, और फिर इसके बाद 53 से 55 एक क्लास, ऐसा क्लास है। तो अगर मैं स्ट्रेच कर दूं इसको थोड़ा 1 का गैप है, तो इसे ले आऊं 49.5 और इसे स्ट्रेच कहाँ तक कर दूं 52.5। तो ज़रा इसका क्लास मार्क निकालो और इसका क्लास, अब ये नई क्लास हो गई क्योंकि हमने डेटा कंटिन्यूस बना दिया है। और ये भी स्ट्रेच हो जाएगा क्योंकि अगला 56 है, तो ये पीछे हट के कितना 52 से ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्या 55.5। तो इसकी नई क्लास हो जाएगी। तो ये बताओ, ये नई क्लास है जिसमें हमने डेटा कंटिन्यूस बना दिया। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रीवियस है इसका क्लास मार्क निकालो, 50 + 52/2 करो ज़रा। दैट इज़ 102/2, तो ये 51 हो गया। और इसमें करो, मान लो हमने इसको कंटिन्यूअस कर दिया, तो 49.5 और प्लस 52.5/2, तो कितना आएगा ज़रा करो, 550 और 9 to 11, तो 102 आ गया। तो मतलब फ़र्क तो पड़ा नहीं ना। यानी नहीं आ सकता है, और यहाँ ज़रूरी भी नहीं। मीडियन और मोड में जब हम करेंगे तब हमें उसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अभी देखो ये 51 है और इसका मिड पॉइंट भी कितना आएगा भाई, कोई इधर चला गया इधर चला गया, तो क्या मिड पॉइंट बदल जाएगा क्या, थोड़ा 2 कदम उधर चलेगा थोड़ा 2 कदम उधर, तो बदल जाएगा कि वो भी 51 ही रहेगा, बोलो। तो सीजन कह रहे हैं कि जब हमारा क्लास मार्क बदल नहीं रहा है तो हम डेटा को ऐसे ही रहने दें, हम उसे क्यों कंटिन्यूअस बनाएं, एंड दैट इज़ करेक्ट लॉजिक। तो ये FI है। अब ज़रा देखो क्लास मार्क निकालो इसका। तो क्लास मार्क XI होता है, तो पहले वाले का कितना आया 50-52 के बीच में 51, और 2 का ही अंतर है। तो अब मैं करता चलूँ तो इसमें क्या होगा, कितने का अंतर है, 151 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ो, अब जोड़ के निकालो क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड है। इसको तो 108 आया
तो 54 आ जाए, है 3 का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें 1 का गैप भी है, उसे देख के करना पड़ेगा, क्योंकि इस गैप से इसके गैप के बीच में तो 54 आएगा, इस गैप से इसके गैप के, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या है, इनके बीच का गैप क्या है 54, क्योंकि गैप भी तो है ना बीच में। अच्छा फिर ये क्या आएगा, तो 3 का गैप करो 57, इसी तरीके से यहाँ से देख के निकाल सकते हो, क्या 60 नहीं आएगा इनका मिड पॉइंट, और इनका मिड पॉइंट क्या आएगा 63, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो, ये एक्स आई आ गया है। इसमें एक एज्यूम्ड मीन, प्रवीण बोलो किसको एज्यूम्ड मीन मानते हो? ठीक है, एज्यूम्ड मीन आपने 57 मान लिया है, तो मैं कुछ और भी चीज़ आपसे पूछूंगा, मुझे आप डी आई बता दो, डी आई दैट, हाँ तो बताते जाओ, बताइए तो, डी आई ही बता दीजिए, यू आई क्यों बताएंगे? आई, हाँ सही है, और चलो तो इस तरीके से 3 और 6 आ गया। अब डी आई और एफ आई निकालिए, डी आई एफ आई, तो -6 को हम एफ आई से मल्टीप्लाई करें। वास्तव में ऐसे केस में एज्यूम्ड मीन मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, ये स्टेप डेविएशन, क्योंकि अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सारे। चलो कोई बात नहीं, तो -90 आ गया, यहाँ से कितना आया 330, यहाँ से 0, यहाँ से कितना आया बताओ, 3 5 15, 3 एकम 3 4, 3 एकम 3 345, और 6 से करो 150। तो बताओ प्लस के कितने हैं माइनस के कितने हैं? हमें तो 495 प्लस का लग रहा है, तो 495 तो प्लस का हो गया, और माइनस का कितना हो गया, माइनस का भी देखो 420, तो 420 ये हो गए, माइनस के कम है, सो दैट विल गिव अस, ये कितना दे देगा 75 दे देगा। तो इट इज़ सिग्मा डी आई एफ आई कितना हो गया 75, ये हो गया, और सिग्मा एफ आई कितने बॉक्सेस हैं, अगर दिए हों तो अच्छा है, हम इसे पता लगा लेंगे। तो 520 तो 0 आ गया, 2 3 4 4 3 7 7 8 9 10, और फिर 1 2 3 4, 400 बॉक्स हैं, 400 बॉक्स हो गए। तो अब यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग assumed mean method, using assumed mean method, तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन मैंने माना था, प्रवीण ने 57 माना था, 75 आया था डी आई एफ आई, और ये 400। इसको आप क्या करो 25 से कट करो, 25 3 जा 75, और 25 1 जा 25, और 150 बचा तो 6 आया, सो दैट इज इक्वल्स टू 3/16, 57 प्लस 3/16 आ गया, 57 प्लस 3/16 आ गया है। हाँ बोलो। नहीं दिया है तो भी डी आई डायरेक्ट मेथड से कोई नहीं करता, डायरेक्ट से तो
अब इतने से इसको मल्टीप्लाई करोगे, गलती कर बैठोगे। ये संभव है कि इसको इससे करो, कहीं कहीं एक गलत कर डालोगे। इससे तो करने में नहीं गलत होगा, इसमें भी गलत हो जाता है लोगों का। इसीलिए तो वो स्टेप डेविएशन मेथड बना है, 1 2 से करो तब नहीं गलत होता है। इसमें भी हो जाता है कई बार लोगों का। तो अब जब है डायरेक्ट स्टेप नहीं यूज़ कर सकते हो, स्टेप हटा दिया है, स्टेप हमने सिखा दिया, नहीं यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसे जब हट गया तो कैसे यूज़ करोगे? तो ये देखो स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड में गलती हो जाती है। ये वाला कर लो ना, एज्यूम्ड मीन। हम मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो सवाल ही 1 2 सवाल हो पाएंगे। इसमें कितना आसान है, इतने मल्टीप्लाई कैसे करोगी? ये तो तुरंत हो जाता है, ये सही है। और इसमें आपका कभी गलत नहीं होगा, चांस कम ही है गलत होने के। समझ में तो आ गया है ना? हम तो कहते हैं बहुत सारे बच्चे किए हैं डायरेक्ट मीन मेथड से, उनका पूरे साल सवाल गलत हुआ है, हमने देखा है। तो फिर लास्ट में ही वो अंत में पिछले साल तब उन्होंने एज्यूम्ड मीन मेथड की शरण ली। वो सोचते हैं हम इससे कर लेंगे, हो नहीं पाता है क्योंकि कैलकुलेशन हम लोगों के ठीक नहीं है। तो अब ज़रा 16 से करो, 16 से तो 16 7 112, 16 पंचे 80 तो 91 और +3 तो 915/16। अब इससे डिवाइड करो, 915 तो 115 30 16 40। देखिए 16 नहीं है 144, 16 9 या 144, लगभग 9 आ ही जाएगा। तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इट इज़ 57.19। अगर हम एक बॉक्स उठाते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें 57.19 मैंगो ऑन एन एवरेज होंगे। सो दैट इज़ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मैंगो। द मीन नंबर ऑफ मैंगोज इन एनी बॉक्स इज़ 57.19। अब पीछे आंसर मिला लेते हैं, यही आ रहा है। सो द मीन नंबर ऑफ मैंगोज इन एनी बॉक्स इज़ 57.19। इसे कंक्लूड भी कर देना। अब जरा देखिए 6th क्वेश्चन। द डेली एक्सपेंडिचर 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। तो 100 से 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसे घर हैं। एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये डेली एक्सपेंडिचर है। कितनी फैमिली, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यानी फैमिलीज़। तो 4 5 12 2 2 ये फैमिली है। हम इनका मीन निकाल लें, ये यूनिफॉर्म साइज़ है तो हम क्लास मार्क निकाल लें। ये तो FI हो गया। अब क्लास मार्क, हर एक क्लास का क्लास मार्क होता है यानी मिड पॉइंट, उसे XI कहा जाता है। तो 100 से इन दोनों को जोड़ो, क्या 250 आएगा? और 250 का आधा कर लो 125। अब सब में 50-50 जोड़ते जाओ क्योंकि 50 इसका क्लास साइज़ है, H है 50। तो 50 जोड़ोगे तो 175, फिर 225 यानी मिड पॉइंट है सबका। और यहाँ
275 और इसका भी मिड पॉइंट ले लो 325। वैसे 50 जोड़ने से भी आ जाता है। अब एक्स आई आ गया है। नाउ आयुष, इसमें आप किसको पसंद करेंगे एज्यूम्ड मीन लेना? चलो एज्यूम्ड मीन आपने ले लिया है। अब मुझे आप डी आई बताइए, डी आई क्या होगा? ठीक है, एक्स आई माइनस ए हम कर देंगे। ओके, दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए करके बताइए। -100 चलो अब डी आई एफ आई भी आप ही बता दें। सही है, अच्छा आ रहा है आपको। $200 तो 300 ये हो गया और 650 ये हो गया। 650 में से अगर 300 चला जाए तो क्या बचेगा? तो दैट इज माइनस का 600 है और 350, तो 350 बचा। ओके, सो ये चीज़ आ गई। ओके, और इसका सिग्मा एफ आई पता करो। 1 मिनट। Now चलिए, तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया? कितने हैं ये? 25 हाउस होल्ड्स हैं। सो दैट इज एक्स बार। एक्स बार का आयुष क्या फार्मूला होता है? दैट इज मीन का। ठीक है, सो दैट इज आपने 225 को मीन माना था, एज्यूम्ड मीन। सो अब इट इज़ -350 अपॉन 25, जो कि ब्रैकेट में रखा जाएगा क्योंकि इसका खुद का इंडिविजुअल साइन है। नाउ अब देखो, दैट इज इक्वल्स टू 225 और 25 बन जाए 25, फिर 100 बचेगा, तो 25 4 जा 100 -14 हो गया। अब -14 इसमें से कम कर दो तो 211। सो इसका मीन कितना हो गया कि एक परिवार एक दिन में औसत कितना खर्च करता है? द मीन एक्सपेंडिचर ऑफ रेंडमली चूजन फैमिली इज दैट इज 14 पर मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 14.1 200। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द मीन एक्सपेंडिचर ऑफ रेंडमली चूजन फैमिली is yes mean expenditure of, क्योंकि कई बार हम इसमें स्टैटिस्टिक्स में यूनिट लगाना भूल जाते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। रेंडमली
chosen family per day इज़ ₹211। तो इसके लिए आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में ये बात कही है कि कहीं पर जो अगर हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पता करना पड़ता है, जैसे दिल्ली में पता किया जाता है तो 250 के ऊपर डेंजरस है, वहाँ 500 तक भी पहुँच जाता है। दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसमें सस्पेंडेड सल्फ़र की मात्रा देखी जाती है कि हवा में कितना SO2 है। तो वो पार्ट्स पर मिलियन में यानी 1 मिलियन में इसके कितने पार्ट्स हैं, उतना थोड़ा सा भी पार्ट रहेगा ना, वो भी आपके पार्ट्स पर 1 मिलियन पार्ट में अगर इतना भी पाया गया तब भी डेंजरस माना जा रहा है। समझ लो 1 मिलियन में इतना पार्ट, तो आप समझ लें 10⁶ में अगर इतना भी है देन इट इज़ सफोकेटिंग, क्योंकि एसिडिक गैस है। इसी से तो SO2 और SO3 से तो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनते हैं। तो इसी के बेसिस पे AQI मापा जाता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 ये यूनिफॉर्म इंटरवल है 0.04 0.04 और कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है 0.12 से 0.16 से 0.20 एंड आफ्टर दैट 0.20 से 0.24। ये तो कंसंट्रेशन हो गई। इनकी फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है 30 लोकेलिटीज़। तो 30 जगह है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नगर में, चांदनी चौक में, ऐसे 30 जगहों पे देखा गया। ठीक है, सदर बाज़ार, पालम, तो सब जगह, सरोजनी नगर, ऐसे 30 जगह देखी गई। तो 4 जगह ऐसा इंडेक्स आया और 9 प्लेस पे ऐसा आ रहा है, 9 प्लेस पे ऐसा आ रहा है। इंडिया गेट सब जगह देखा गया 4, ठीक है, एंड 2, इस तरीके से सब जगह अलग अलग आ रहा है। फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आके आप इसका क्लास मार्क निकालिए XI। तो दैट इज क्लास मार्क हम निकालेंगे XI। नाउ यश चौधरी सबके क्लास मार्क बताओ। यस, एम आई ऑडिबल? इंदू आप बताइए। ओके ओके, 0.02। नेक्स्ट, ये यश की तो आवाज़ नहीं। हाँ इंदू बताओ। 0 पॉइंट। नेक्स्ट, एज्यूम्ड मीन किसको मानती हो? इजी है, लेकिन इसी से भी कर सकते हैं अगर आप वैसे करना चाहते हैं। चलो XIFI, तो XIFI पहले वाले केस में कितना आएगा? 0.08, 9 छक्का 54 और 0.90, 0.28, 72 और 0.44। सिग्मा XIFI 4 12 12 8 20 20 6 26 का 6 2 7 7 9 16 16 2 18 18 7 25 25 + 4 29।
So 2.96. So that is x bar is equals to सिग्मा एफ आई, ये 30 लोकेलिटीज़ थी. सो दिस इज़ एक्स आई एफ आई अपॉन इनका सबका सिग्मा और सिग्मा एफ आई. सो दैट इज़ 2.96 डिवाइडेड बाई 30. तो 27, चलो 2 से कटेगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है. ठीक है, अब देखो 2.96. तो आपको डेसिमल के बाद का डिजिट एक यूज़ करना है, तो आप डेसिमल लगाइए. क्या 2 डिजिट में आपका काम बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है? पहली बात तो डेसिमल के बाद का यूज़ किया, इसलिए डेसिमल. तो एक जीरो और लगाइए, अब उससे एक और लीजिए, अब बन जाएगा काम. तो ये 9 टाइम्स जाएगा. तो 9 3 या 27. तो दिस इज़ 260. तो अब क्या होगा? 240. सो दिस इज़ 20. तो 6 180. फिर वो 9866 आता चला जाएगा, तो 987 भी लिख सकते हैं. 0.0986 बार ऐसे भी लिख सकते हो. तो लेट अस सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट नाउ. 0.099 आ गया. ठीक है, 99 उन्होंने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ तक ले आए हैं, कोई बात नहीं. अब 6 से इसको तो कर ही सकते हो कि नहीं, क्योंकि 5 से ऊपर है, तो इसे ही क्या किया जा सकता है, 1 बढ़ा दो. तो इसको अप्रॉक्सीमेटेड लिख दो. तो ये जो चीज़ आई है, ये क्या आई है? 0.09 ppm is the amount of concentration of SO2 in any. ऐसे लिख दो, यहीं पे छोड़ दो. अप्रॉक्सीमेट अगर लिख देते हो तो करना हो तो कर दो, नहीं तो इस पे पूरे नंबर है. इज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in randomly chosen locality. यानी किसी लोकेलिटी में अगर आप चुनते हो तो इतनी कंसंट्रेशन पाई जाएगी. अब देखिए कि एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट कि a class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days in a student. तो 40 students of a class. So now ये देख रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 0 से 6 डेज एब्सेंट हुए हैं. सो नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट was absent. तो 0 से 6 डेज भी एब्सेंट हुए हों, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? फिर 6 से 10, ये इवन नहीं है. 10 to 14 और 14 to 20. वैसे जो आपके में नॉन यूनिफॉर्म डेटा है वो भी सिलेबस से हट गया है. चलो कोई बात नहीं, हमें कर लेना चाहिए. 20 to 28, 28 से 38 और 38 से 40, ये हो गया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हो गई. ये देखा गया है फॉर ए होल टर्म, पूरे 365 डेज में ऐसे बच्चे थे जो 0 से 6 डेज ही एब्सेंट रहे. बहुत अच्छे बच्चे रहे होंगे, हेल्दी रहे होंगे. तो दैट इज़ ऐसे 11 बच्चे थे. वैसे 40 बच्चों का रिकॉर्ड है ये. तो 6 to 10 डेज 10 बच्चे रहे, लेकिन इससे ज़्यादा 7 है, उससे ज़्यादा 4 4 3 1 है. 4 4 3 1 38 से 40 डेज भी एब्सेंट रहे हैं.
नाउ अब अगर ये इतने बच्चे एब्सेंट रहे हैं तो अब हमें इनका क्लास मार्क निकाल लेना चाहिए। नाउ दैट इज एक्स आई, दैट इज एफ आई। तो क्लास मार्क पता करना है। नाउ मनीषा, आर यू देयर? मनीषा, हाँ बोलो क्लास मार्क। हम्म, कैसे? 24 का आधा करो। हाँ 66 है ये। और 78 का आधा कर लो, 78/2 करो ना, तो कितना, बोलो कितना आएगा? 39। चलो अब ये बात आपने कर दी, ये मुझे बताओ इसमें एज्यूम्ड मीन किसको मानती हो? चलो ठीक है, मान लिया। अब मुझे डी आई बताओ, करते जाओ। 17 - 3 कर लो, निगेटिव बाद में लगा देना। नेक्स्ट, 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 सेवन। अब इससे इसमें करो तो 16, इससे इसमें करो तो कितना हो जाएगा? 22। ये तो डी आई हो गया। नाउ डी आई एफ आई, श्रेयान आप मुझे बताइए डी आई एफ आई की वैल्यू। हाँ 154 -90, ठीक है, 0, 28, और 22 हो गया। इन निगेटिव वालों को एक साथ जोड़ना है और इन पॉजिटिव वालों को एक साथ जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9, एक कैरी करो तो कैरी करने पे 6 9, तो 6 and 9 15 + 3 8 18, और एक और ले लो तो माइनस का 289, और यहाँ से ज़रा देखो 8 8 16 और +2 18, एक कैरी करो तो इस तरीके से 3 4 7 +2 9 98, 98 प्लस का आया है और 289 आया है माइनस का। 229 आएगा, एक मिनट चेक करें। 9 आया तो मैंने 79 आ जाएगा। हाँ कैरी तो आया ही नहीं था, मैंने कैरी भी लगा दिया।
कैरी नहीं था। 279 है तो 279 और 98 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 आएगा और 17 में से 9 चला गया तो 8 और 181 आया। तो सिग्मा DIFI इट इज़ 181, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए गए हैं 40 स्टूडेंट। सिग्मा FI दैट इज इक्वल्स टू 40। ये दो चीज़ हो गई। अब ज़रा देखो, नाउ x बार इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा DIFI अपॉन सिग्मा FI। तो इसमें मनीषा ने मीन माना था 17 और ये हो गया 181/40। 40 से इसको कंप्यूट कर लो तो 680 और प्लस 181 तो क्या हो जाएगा, क्या 1 आ जाएगा और 8 क्या होगा 16, 861/40। 40 से डिवाइड करो 861 को, 80 और 140 तो 21 डेसिमल लगा दो, 5 और फिर 10, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल्स टू 80 और फिर 205। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, 21.525 तो लिखो ही, इसके बाद अप्रॉक्सीमेट करना हो तो 21.53 लिख दो। तो इससे पता चला कि जो एक बच्चा है साल में कितना एब्सेंट रहता है, अ रेंडमली चूजन स्टूडेंट, ठीक है। तो द मीन ऑफ द डेज ऑफ एब्सेंटी, ये हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया, राउंड ऑफ, इसको क्या किया गया है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, टू प्लेसेस। ऐसा होता है ना जब अगर मान लो आप ऐसा करो, या नहीं तो अप्रॉक्स लिख दो, साइन नहीं लगाना चाहते हो तो अप्रॉक्स लिख दो। तो ये द मीन डेज ऑफ एब्सेंटी कितना हो गया, मीन 12.48 है। कहीं ऐसा तो नहीं निगेटिव, तो हमने गलती क्या की, ये माइनस लगाया ही नहीं, ये माइनस था, यहाँ माइनस लगाओ क्योंकि ये निगेटिव, ये बड़ा है ना, तो हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था -181। तो -181 करोगे तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और ये माइनस होगा तो क्या होगा, बीच में माइनस हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 680 में से 181, तो यहाँ से 9 450 क्यों कर रहा, देखना पड़ेगा। तो ये 7 है ना, तो ये 9 हो गया है ना, 499 आया कि नहीं, तो इट कम्स एज 499। अब 499 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 40 से 499 में 40 बन जा 40, 99, 19 आया, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ तो 4 आ गया, 160, 300, 28 और फिर 2 आ गया, ये चीज़ आ गई, 12.475 आया। तो अब यहाँ से आंसर बदल जाएगा 12.475, 5 से इसे बदला जा सकता है 12.48, अगर अप्रॉक्सीमेट पीछे कर रहे हो तो मीन डेज ऑफ एब्सेंटी पर ईयर। तो ये भी ध्यान देना है कि निगेटिव साइन लगाना, जैसा ऐसा हमारी तरह गलती ना कर दें।
पर ईयर इज़ 12.48। ये है। अब देखें नाउ 9th क्वेश्चन करें। 9th क्वेश्चन सेज दैट the table gives the literacy rate of 35 cities. The mean literacy rate, तो लिटरेसी रेट दिया गया है। ये थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग 7:15 पे क्लास ख़त्म कर देंगे। लिटरेसी रेट मोड के 1-2 क्वेश्चन करा के लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि जो लोग चिट्ठी लिख सकें, क्या उन्हीं को कहते हैं? तो लिटरेसी रेट 45 to 55% लोग चिट्ठी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। 35 सिटीज़ की बात की गई, ज़्यादा नहीं लिया गया। वैसे तो हमारे यहाँ 545 सिटीज़ हैं भारत में, लेकिन 35 सिटीज़ ही ली गई हैं। तो 55 से 65 पढ़ लिख सकते हैं, 65 से 75, 75 से 85। सब जगह लिटरेसी रेट अलग अलग है। कहीं कहीं तो ग्रेजुएट से नीचे को इलिटरेट ही मानते हैं, ऐसे भी कंट्री हैं। तो लिटरेसी रेट का एक जैसा पैरामीटर नहीं है। नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़, सो 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास लिटरेसी रेट हो गया, नंबर ऑफ़ सिटीज़ हो गया। अब इसमें हमको फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। नाउ ये प्रांजल मुझे बताइए ज़रा कि एक्स आई क्या होगा। ऐड करके बाई 2 करो, बताओ। प्रांजल, एम आई ऑडिबल? कुशाग्र बेटा आप बताओ। कौन वी संपत है? वी से कौन है? हाँ बोलो बेटा, आप तो बताओ तो अच्छा ही है। 50, मीन किसे मानते हो? 70 को मान लिया। अब मुझे डी आई बताओ। बताइए। डेटा माइनस, हाँ -20। हाँ संपत चलेगा क्या? -10, 0, 10 और 20, ये चीज़ हो गई। जबकि डी आई आ चुका है तो डी आई एफ आई, तो डी आई एफ आई कर लीजिए। -20 में 3 का मल्टीप्लाई, -60, -100, 0, 80, 60, तो 60, 60 तो सीधा चला गया। और -100 और 80 को कंप्यूट करो तो कितना आ जाएगा? +-20 आ जाएगा। तो सिग्मा डी आई एफ आई इट इज़ -20, ठीक है। और सिग्मा एफ आई टोटल कितनी सिटीज़ ली गई हैं? 35 सिटीज़। ओके, नाउ सौम्या, आर यू देयर? सो एक्स बार it is equals to assumed mean plus sigma di fi upon sigma fi। इस पर वैल्यू लगा दें तो x बार इज इक्वल्स टू assumed mean 70 का है और प्लस ब्रैकेट में -20 लिखना और बाई 35, ये चीज़ आ गई। नाउ तो
एक्स बार इज इक्वल्स टू 35 को एलसीएम ले लो तो 35 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो कट करके कर लो, तो दैट इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 4/7 आ गया, 5 7 जा 35 4/7 आ गया। तो अब ये 7 लिखो एलसीएम में, 5.9 आ जाएगा। चलो 7 7 जा 49 और -4, तो ये कितना हो जाएगा 486/7, 7 से डिवाइड कर लो 486 को, तो अच्छा माइनस कर दिया ठीक है। तो 42 दैट इज 66 63 28 और 2 आ गया लगभग 3, तो 69.43 आ जाएगा। 69.43 ये है लिटरेसी रेट, यानी अगर आप उन 35 सिटीज़ में एवरेज निकालें सो इतना % इज़ मीन लिटरेसी रेट, मीन लिटरेसी रेट। ओके, तो ये तो बात हो गई मीन लिटरेसी रेट। अब ज़रा देखें 2 सवाल अब हम और करेंगे मोड के। सो मोड पहले समझते हैं, फिर लेट अस सी इट्स फार्मूला। The data which occurs most of the times is called another central tendency, that is mode. So mode whose frequency is most. In discrete frequency distribution table, जिसमें अलग अलग दिया गया हो, is called mode। जो सबसे ज़्यादा बार आए उसको कहते हैं बहुलक। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कहते थे माध्य। हाँ, क्या मीन का मतलब है? मीन का मतलब है कि अगर बहुत सारे डेटा दिए हुए हों तो एक ऐसा डेटा जो सभी डेटा से क्लोजेस्ट हो, जैसे मान लो 30, 32, 20, 27, तो इससे अगर सबका डिफरेंस निकाला जाए वो मिनिमम आए, दैट इज़ कॉल्ड मीन। द डेटा विच इज़ क्लोजेस्ट, हाँ उसको एवरेज बोल सकते हैं, कि आपका जो मीन आएगा वो आपके हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स के बीच में कहीं आएगा और उससे सबकी दूरी का सम सबसे कम होता है।
ठीक है। मोड क्या है, मान लीजिए बच्चों ने 5 मार्क्स में 1 1, बहुत सारे बच्चे हैं 2 2 2 3 4 और 5, तो इस तरीके से मार्क्स लाए हैं बच्चों ने, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स में से ये मार्क्स आए हैं। सो हियर 2 हैज़ अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, चूँकि ये डिस्क्रीट डेटा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो 2 इज मोड। लेकिन बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द मेथड डिफर्स। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सतत बारंबारता वितरण सारणी, इसको ये भी कहा जा सकता है। द मेथड डिफर्स। जरा चेक करें, हमारे पास एग्जाम्पल 4 पे आओ, एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो आ जाएगा। नाउ द विकेट टेकन बाई बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, तो उसमें दिया गया है उसने पहले मैच में 2 विकेट लिए, फिर 6 लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए, ये भी डिस्क्रीट है 2 1 3 2 3। तो अब आप इसमें देख लीजिए उसने कितने विकेट लिए हैं। इसकी चाहे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो जैसे बुक में बनी हुई है कि 1 विकेट 0 विकेट कितने टाइम्स लिए, सो ऐसे बना भी सकते हो। नंबर ऑफ विकेट्स उसने कितने लिए हैं और फिर कितने बार लिए हैं, और नंबर ऑफ मैचेस, तो 0 विकेट उसने एक बार लिया है, लेकिन 1 विकेट भी एक बार लिया, 2 विकेट 3 बार लिए, 3 विकेट 2 टाइम्स, 4 विकेट 1 टाइम्स एंड 5 विकेट 1 टाइम। तो इससे क्या पता चल रहा है, एज he has taken 2 wickets in maximum number of matches, so 2 is the mode. He has taken 2 wickets in maximum number of matches, so mode is 2 मोड हो गया। हमेशा डेटा का मीन मोड होता है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पीछे भी है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ मैनिपुलेट करती है कि मीन कहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में दिया है कि अ सर्वे कंडक्टेड 20 हाउस इन ए लोकेलिटी बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequency table for family in a household। यानी फैमिली साइज, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बस फार्मूले में वैल्यू सीधा पुट करनी पड़ती है। ये इसकी खूबसूरती है। 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, इवन ये टेबल भी नहीं बनानी पड़ती है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, करनी नहीं पड़ती है। और नंबर ऑफ फैमिलीज़, कितनी फैमिली में 1 से 3 लोग रहते हैं, तो कोई अकेला भी रह सकता है, कोई मैरिड कपल भी रह सकते हैं, उनका एक बच्चा भी रह सकता है। तो 1 से 3 की ऐसी हमने देखी कि 20 फैमिली में 7 ऐसी फैमिली थी, 8 ऐसी फैमिली थी कि 3 to 5 थे, फिर 5 to 7 मेंबर्स वाली भी 2 फैमिली पाई गई,
दो ऐसी थी और इसमें जिसमें इतने ज़्यादा मेंबर थे ऐसी भी एक फैमिली थी। तो ये जो चीज़ है, जो क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? तो इस क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास। इस क्लास का क्या नाम होगा बताओ? मॉडल क्लास। द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है उसे हम F1 कहते हैं, और दिस इज क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे F0 कहेंगे। और क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसे क्या कहेंगे? F2 कहेंगे। अच्छा, H क्या कहेंगे? H का मतलब होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है? क्या किसी भी क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है? किसी की भी ले लो, 3 - 1 तो 2 हो गई H। ये सारी चीज़ हो गई। अब जबकि हमें ये सारी चीज़ पता चल चुकी है, तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसे 3 माना जाता है। लोअर लिमिट, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब ज़रा देखिए, हमारे पास एक फार्मूला है किसी मोड को निकालने के लिए। हम इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया है अभी तक, बस ऐसे ही रख दिया है। तो H क्या है? दैट इज क्लास साइज। अच्छा, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। फिर F2 क्या है? नहीं, ये F0 लिखो। हाँ, गलत लिखा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग। सक्सीडिंग में 2 ही होते हैं कि 1 होता है? 2 होते होंगे। सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, ये चीज़ हो गई। अच्छा, L क्या है? क्या लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा फार्मूला मोड का देखो। सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, हमेशा F1 में से ही माइनस करना F0, क्योंकि F1 बड़ा है। F1 तो सबसे बड़ा है, F1 से बड़ा तो कोई नहीं है ना। F1 से बड़ा कौन है? F1 माइनस F0 कर दो। फिर इसके दुगने में से इन दोनों को घटा दो। ऊपर इसमें से ये माइनस करो और फिर इसके डबल में से इन दोनों को माइनस करो, नीचे बस हो जाएगा। दैट इज 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, इन दोनों को माइनस कर दो और इतना करने के बाद इंटू H कर दो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी जो ये चीज़, वापस समझ लो कि ये देखो कि इसका लॉजिक समझो, तो मैं बताऊं आपको। मान लो जैसे ये फार्मूला ही ना पता हो, वो मोड कैसे निकाले। आपको ये मालूम है कि जो 8 बच्चे हैं वो इन्हीं में से कोई है जो 3 to 5 मार्क्स लाने वाले बच्चे, क्योंकि 7 बच्चे इतना नंबर ला रहे हैं तो 8 बच्चे जो है इनमें से कहीं है। तो हम क्या बताएं कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या? हमें प्रिंसिपल को बताना है कि मैक्सिमम बच्चे कितने नंबर लाए। हम रेंज तो नहीं बता सकते, हमको उनको एक सेंट्रल टेंडेंसी बतानी होगी। तो अब ये देखो कि ये माना जा सकता है कि जो ये शुरू के 7 बच्चे हैं, कुछ बच्चे एक नंबर लाए, फिर 2 फिर कुछ 3 भी लाए, तो 7वां बच्चा कितना नंबर लाया होगा बताओ। मतलब 7वां बच्चा अब यहाँ पे
अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं है, तो 7वां बच्चा भी 2 ही 2 लाया होगा, क्योंकि 3 तो इसमें इंक्लूडेड है ना। तो 8वां बच्चा कितना नंबर लाया बताइए? 3। तो इसके आगे के जो 8 बच्चे हैं वो 3 से 4 तक नंबर लाए हैं। तो मैं वो पता करना चाहता हूँ कि वो जो 8 बच्चे हैं वो कौन कितने नंबर लाए हैं। लेट अस फाइंड इट आउट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें ये पूरी क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली कि नहीं। अब फ्रीक्वेंसी में ये देखा कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को क्या कहते हैं बताइए? जिसकी मैक्सिमम मॉडल क्लास, क्योंकि उसी में मोड आएगा, इसमें डेसिमल में आएगा लेकिन इसी में आएगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है उसे क्या कहेंगे? F1। उससे पिछले वाले को क्या कहेंगे बताओ? F0 उसकी फ्रीक्वेंसी को। और आगे वाली सक्सीडिंग वाली को क्या कहेंगे बताइए? F2। तो F0 F1 F2 हो गया। और H समझ गए क्या होता है कि क्लास साइज -1 नहीं, इन्हीं तीनों में काम बन जाएगा। अब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, इन्हीं तीनों में से। क्यों ऐसा होता है ना कि जो सेंट्रल टेंडेंसी वो टॉप वाले की कभी नहीं आती है। सबसे ज़्यादा क्लास में ना सबसे कमज़ोर बच्चे होते हैं ना सबसे तेज़ बच्चे होते हैं, बीच वाले होते हैं। तो आपको 1-2 क्लास ऊपर मिल जाएगी, 1-2 क्लास नीचे मिल जाएगी। तो -1 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्या? -F-1 these are notations. These are the symbol and does not have anything any more meaning. -1 बोलने से कोई उसका मतलब नहीं निकलता है, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें इतने ही फार्मूले में काम बना लेना है। तो बस यही चाहिए। तो 7 8 2 समझ में आ गया। F0 F1 F2। अब मॉडल क्लास समझ में आ गई, L समझ में आ गया। L कितना है यहाँ पे? क्या 3 है बताओ? L कितना है? हाँ, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये 3 हो गया। तो बताओ मैं यहाँ L की वैल्यू क्या लिखूँ? अच्छा ये मुझे बताओ मैं F1 की जगह क्या लिखूँ अगर याद आ रहा है तो? F0 की जगह सही बता रहे हो। और नीचे क्या लिखूँ? और F2 की जगह सही है, क्योंकि F2 की जगह 2 F2 की जगह 2 आ गया। तो ये सारी वैल्यू लिखी, ठीक है। L यानी 3 प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7 2F1 2 इंटू 8 -7 -2 -1 -2। और H की जगह क्या लिख दूँ? 2 2 का क्लास साइज है कि नहीं? तो 2 लिख दिया। अच्छा इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पे हैं, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है कहीं पर भी। तो 1/16 - 9 इंटू 2, तो 3 + 2/7। तो क्या किया जाए? 7 3 जा 21, ठीक है। तो 23/7 है, लेकिन इस पर ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसको डेसिमल में निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट तक डेसिमल चलता है इस चैप्टर में। 21 तो 20 आ गया। अब 14 60 56 40 तो 5, तो 3.285 या 1 मिनट 3.285 है। चलो कोई बात नहीं, 3.29 लिख देना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 3.285 मार्क्स। ये आप मोड है, तो मोड ऑफ डेटा लिख दीजिएगा ऐसे ही, मोड ऑफ एबव डेटा। ये माना जा सकता है सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरीका है, केंद्रीय माप का। मोड ऑफ एबव डेटा इज़ 3.285। बोलो बात समझ में आ गई?
6 कर दिया। हाँ तो 6 है, तो 5 भी कर दो, मतलब 35, फिर और एक 5, तो एक और 5, तो एक और 5 लगा दो, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड एज 3.286, ऐसे कर लो। ठीक है, जहाँ तक बाहर आते हैं ना सर वहाँ तक करना होता है इसके अंदर। वो 3 डिजिट तक निकालना है, तो फिर कोई कोई 2 डिजिट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम थोड़ी कि वो कितने डिजिट तक करेगा, कभी कभी वो राउंड ऑफ कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता है। आप बस ऐसे ही कर लो, राउंड ऑफ करना हो तो कर भी सकते हो, उससे मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, 3 डिजिट तक निकाल लो। समझ में आ गई बात? तो इतना ही रखिए आज के लिए, और एक दिन अभी और स्टेटिस्टिक्स की क्लास रखेंगे, फिर हम उस पर आ जाएंगे। ओके। तो एक और भी तो है सर, वो क्या कहते हैं मीडियन, उसका भी तो टाइम लगेगा। किसका? सर मीडियन। हाँ, मीन मीडियन मोड है, ये तो बड़ी जल्दी कल ख़त्म हो जाएगा, और ओजिव्स आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो मीन मीडियन कराएंगे हम, फिर उसके बाद इतना ही कराएंगे, मीन मीडियन। ओके। तो उसका कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए, हमारा जनवरी के अंदर पेपर होगा शायद। जनवरी के मैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म करा देंगे। जन मैग्ना पैरेलल चला दीजिए, करा सकते हैं उससे। चलो ठीक है, देखेंगे। ठीक है, देख लेंगे। थैंक यू। ओके, वेलकम।